ऑल माय डियर फ्रेंड्स, तो आइए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट असेसमेंट के ऊपर, जो कि हम स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न की बात करते हैं, यानी कि स्क्रूटनी असेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसा कि अभी प्रीवियस सेक्शन में आपने ये देखा कि जो प्रोविजनल असेसमेंट है सेक्शन 60 में, वो किस तरीके से होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर वहां पे ऑफिसर क्या फॉलो करता है, टैक्स पेयर क्या प्रोसीजर फॉलो करता है। तो इस तरीके से जो है वहां पे प्रोविजनल असेसमेंट को हम लोगों ने समझा था। अब आइए स्क्रूटनी असेसमेंट की बात करते हैं, जो कि सेक्शन 60 की 61 में इसको बताया गया है कि इसकी प्रक्रिया क्या है और इसको किस तरीके से इसका असेसमेंट ऑफ जो है जीएसटी डिपार्टमेंट करता है। तो स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न, कुल मिला के जैसे नाम से ही ये दिख रहा है कि आपके रिटर्न्स, यानी कि सेक्शन 39 वगैरह में जो आप रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, इसका जो प्रॉपर ऑफिसर होता है ना, वो इसकी स्क्रूटनी करता है। स्क्रूटनी का मतलब आपके रिटर्न को पढ़ता है, उसके इंडेक्सेस को देखता है, उसके ट्रेंड को देखता है, उसके बेस पर जो है यहाँ पे वो स्क्रूटनी असेसमेंट करता है। तो आइए जरा स्क्रूटनी असेसमेंट को समझते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है सबसेक्शन 1 में कि द प्रॉपर ऑफिसर में स्क्रूटनाइज स्क्रूटनाइज करेगा आपके रिटर्न को। आपके रिटर्न को मतलब वो पढ़ेगा, समझेगा, जानेगा। एंड रिलेटेड पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो आपने अपने रिटर्न में इंफॉर्मेशन दी है डिपार्टमेंट को, उस इंफॉर्मेशन पे वो अपनी एक राय कायम करेगा, अपनी ओपिनियन को स्टेब्लिश करेगा। ठीक है, टू वेरीफाई द करेक्टनेस, अपनी आपकी रिटर्न को वो वेरीफाई करेगा कि क्या ये रिटर्न जो आपके द्वारा फाइल की गई ये करेक्ट है या नहीं है, ऑफ द रिटर्न एंड इन्फॉर्म हिम of any discrepancies noticed, if any, in such manner as may be prescribed and asked his explanation thereto। तो ऐसे केस में क्या करेगा, उसकी करेक्टनेस को वो चेक करेगा और आपको इन्फॉर्म करेगा। वो अगर उसे कुछ डिस्क्रिपेंसी आपके रिटर्न में पाई पाता है, वो कुछ डिफरेंसेस पाता है, कुछ गड़बड़ियां पाता है, तो आपको वो इन्फॉर्म करेगा जो उसने नोटिस किया है। ठीक है, जो गड़बड़ियां उसने नोटिस की हैं। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होगा, इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब, जैसा रूल में प्रेस्क्राइब किया गया है उस मैनर में आपको वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। और आपसे क्या मांगेगा, वो सीख करेगा आपसे एक्सप्लेनेशन उसके संबंध में, उस डिफरेंसेस के संबंध में आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा वो, कि भाई टैक्स पेयर बताओ क्या वजह है, क्या वजह है कि तुम्हारी जो रिटर्न है उसमें इस तरीके की के डिफरेंसेस या डिस्क्रिपेंसीज निकल के आ रही हैं, आप इसका कारण बताओ। ठीक है, आगे बोला गया है, ये तो दे दिया सो कॉज नोटिस, SCN। ठीक है, वहां पे अब अगली चीज यहाँ पे क्या करेगा, सो कॉज नोटिस तो नहीं कह सकते, यहाँ पे इंटीमेशन एक तरीके का ये देता है ऑफिसर, इंटीमेशन पहले देता है वो, सो कॉज नोटिस तुरंत नहीं देता। ठीक है, इंटीमेशन में आपसे पूछता है भाई सबमिशन इसके अगेंस्ट में जो है, जो हमें हमने डिस्क्रिपेंसी निकाली है उसके अगेंस्ट में आप सबमिशन दो हमें। ठीक, आगे वो कह रहे हैं सेकंड में, इन केस द एक्सप्लेनेशन इज फाउंड एक्सेप्टेबल, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो दैट इज गुड, मतलब मस्त हो गया, वो देख के ही मस्त फूले नहीं समाया, वो खुश हो गया, भाई गजब का एक्सप्लेनेशन, मैं संतुष्ट हूँ इससे। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली। अब उसके बाद क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म करेगा, हाँ भाई मैं खुश हूँ, मैं मस्त हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन एकदम सही है। एंड नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन इन दिस रिगार्ड। और जब वो मस्त हो जाएगा आपकी इन्फॉर्मेशन को देख के, वो खुश हो जाएगा, तो आपको वो इन्फॉर्म करेगा और उसके बाद कोई फर्दर एक्शन नहीं लेगा, नहीं लेगा, कोई एक्शन उस पर नहीं होगा। मेरे विचार से इतनी बात, छोटी सी बात, जो बहुत माइन्यूट सी बात थी, ये आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे, इन केस नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, जैसा कि 30 दिन का टाइम दिया जाता है आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए। अब एक्सप्लेनेशन अगर 30 दिन के अंदर नहीं पाया जाता है, नहीं कोई सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन मिलती है आपसे, of being informed by the proper officer or such further period as may be permitted by him, or where the registered person after accepting the discrepancies fails to take the corrective measure, यानी कि जब आपको ये चीजें इन्फॉर्म कर दी गई और प्रॉपर सेटिस्फैक्शन आप इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए डिपार्टमेंट को, और आप फेल हो जाते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, डिस्क्रिपेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके करेक्टिव एक्शन लेने के लिए आप फेल हो जाते हैं, तब क्या होगा, इन हिज रिटर्न, मतलब अपनी रिटर्न के कंसर्न में आप फेल हो जाते हैं इंफॉर्मेशन देने में, करेक्टिव एक्शन लेने में। आगे क्या होगा, द प्रॉपर ऑफिसर में इनिशिएट एप्रोप्रिएट एक्शन। अब बात को समझना है, यहाँ पे एप्रोप्रिएट एक्शन को डिफाइन नहीं किया गया है,
व्हाट इज अप्रोप्रिएट एक्शन। अब अप्रोप्रिएट एक्शन वो क्या क्या ले सकता है यहाँ पे बताया गया है, वो ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, तो यानी कि जो भी बोले दैट इज अप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है। वो सीवियरिटी ऑफ केसेस को देखते हुए वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है वहां पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई वो आपको आपके ऊपर इनिशिएट करेगा अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग दोज अंडर सेक्शन 65, ठीक है। सेक्शन 65 में वो आपकी ऑडिट करा सकता है। बहुत ध्यान से समझिए, कहने का मतलब ये हुआ कि सेक्शन 61 में अगर आपकी स्क्रूटनी होती है और सेक्शन 61 में जो इंफॉर्मेशन मांगे गए आपसे वो इंफॉर्मेशन देने में आप फेल हो जाते हैं, प्रॉपर ऑफिसर को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं सबमिशन के थ्रू, तो आप पे ऊपर कौन कौन से सेक्शन अप्लाई हो सकते हैं, सेक्शन 65, 66, 67, 73, 74, ठीक है, ये सेक्शन अप्लाई हो सकते हैं। अब बात को समझिए, मान लीजिए मान लीजिए दो दो रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई दो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। अब वहां पे एक रजिस्टर्ड पर्सन के सबमिशन से वो सेटिस्फाई नहीं है और दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन के भी सबमिशन से वो सेटिस्फाई नहीं है। तो अब यहाँ पे एक रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर अगर उसने सेक्शन 65 लगा दिया और दूसरे के ऊपर उसने सेक्शन 73 लगा दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया उनके ऊपर तो 65 लगाया, हमारे ऊपर 73 क्यों लगा रहे हो, क्योंकि वो ऑफिसर को पावर है कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है। अब उसकी नजर में आपकी सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए उसको ऐसा लगता है कि आपकी यहाँ पे ऑडिट नहीं होनी चाहिए, आपके ऊपर सेक्शन 73 अप्लाई होना चाहिए या 74 अप्लाई होना चाहिए, ये ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन वो अपने विवेक के आधार पे कैसा लेता है, ठीक है। तो अब जहां पे आप फेल हो जाते हैं तो वहां पे सेक्शन 65 में जहां पे टैक्स अथॉरिटीज यानी कि ऑडिट बाई अथॉरिटीज यानी कि जीएसटी अथॉरिटीज द्वारा आपकी ऑडिट कराई जा सकती है। सेक्शन 66 में स्पेशल ऑडिट कंडक्ट कराई जा सकती है जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट कर सकते हैं, मतलब ऑन द डायरेक्शन ऑफ द जीएसटी डिपार्टमेंट वो ऑडिट करेंगे। और सेक्शन 67 में आप पे इंस्पेक्शन, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के इंस्पेक्शन, सर्च सीजर वगैरह भी इनिशिएट किया जा सकता है और प्रोसीडेड टू डिटरमिन द टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर सेक्शन 73 और 74, जहां पे बात आती है कि आपने गलत रॉन्ग टैक्स जमा कर दिया यानी कि टैक्स नहीं पे किया, शॉर्ट पे किया, रॉन्गली आईटीसी यूटिलाइज किया, ठीक है, और आपने गलत तरीके से रिफंड ले लिया, तो जहां पे फ्रॉड का इंटेंशन नहीं होता वहां पे सेक्शन 73 में आपको नोटिस सर्विस दी जाती है, और जहां पे फ्रॉड का इंटेंशन होता है वहां 74। तो कुल मिला के स्क्रूटनी असेसमेंट में ये कुल मिला के दो 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 चार एक 5 सेक्शन ऑपरेशन में फटाफट फटाफट आ जाते हैं, ठीक है। अब इन पांचों सेक्शन में कहीं से भी अगर एक्शन आपके ऊपर किसी भी सेक्शन में लिया लिया जाता है तो अल्टीमेटली आपसे टैक्स रिकवरी का ही ऑब्जेक्टिव है डिपार्टमेंट का, टैक्स रिकवरी वो आपसे करना चाहते हैं। अगर टैक्स रिकवरी उनकी नहीं हो पाती है तब उसके बाद 78 79 वगैरह जो रिकवरी प्रोसीडिंग होती है वो आपके ऊपर इनिशिएट हो सकती है। तो आई थिंक ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई किसी टैक्स पेयर के ऊपर स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न यानी कि स्क्रूटनी असेसमेंट कब किया जाता है। और एक बात हमेशा देखिए, स्क्रूटनी असेसमेंट उसी पर्सन के ऊपर होगा, स्क्रूटनी असेसमेंट केवल उसी पर्सन के ऊपर हो सकता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर स्क्रूटनी असेसमेंट हो ही नहीं सकता, कारण ये है कि उन्होंने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं की, तो जब उनकी कोई रिटर्न ही डिपार्टमेंट के पास नहीं है तो वो क्या स्क्रूटनी करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। तो आई होप दैट कि आपको ये बात यहाँ पे क्लियर होगा कि स्क्रूटनी असेसमेंट डिपार्टमेंट किस तरीके से करता है, उसका क्या प्रोसीजर है, और वहां पे टैक्स की रिकवरी करने के लिए उनके पास क्या क्या टूल्स हैं। ये टूल्स हैं, ये जो सेक्शन है ये अलग अलग टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, थैंक यू। तो आगे आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट असेसमेंट के ऊपर।